मूवी का स्टार्ट एक इंसान डायसू से होता है जो पेशे से बिजनेसमैन और स्वभाव से एक शराबी लापरवाह इंसान होता है। आज उसकी बेटी की बर्थडे होता है। उसे घर होना चाहिए था, लेकिन अधिक शराब पी के बवाल करने के कारण से पुलिस उसे पकड़ के लाई है। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त जुआन आके उसे छुड़ा के ले जाता है। फिर डायसू एक फोन बूथ पे अपनी बेटी से बात कर रहा था। फिर जब जुआन बच्ची को बर्थडे विश करने जाता है, तभी अजीब तरीके से डायसू पीछे से गायब हो जाता है। उसे पाया नहीं जा रहा था। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है डायसू को जैसे किसी ने कमरे के अंदर बंद करके रखा था। एक इंसान उसे खाना देने आता है। डायसू पूछता है, आपने मुझे कई महीनों से यहाँ बंद करके रखा है और कितने दिन मुझे यहाँ रहना होगा। लेकिन वो इंसान कुछ भी जवाब ना देते हुए वहाँ से चला जाता है। अब समय बीतता है, लेकिन डायसू को नहीं छोड़ा जाता, उसे कैद में ही रखा जाता है। डायसू को न्यूज देखते हुए पता चलता है किसी ने उसकी बीवी को हत्या कर दिया है और पुलिस को डायसू पे शक है क्योंकि वो एक शराबी था, इसलिए उसकी बीवी के साथ उसकी बनती नहीं थी। आए दिन उनके झगड़े लगे रहते थे। एविडेंस के तौर पे कप पे डायसू के फिंगरप्रिंट और उसके ब्लड सैंपल मिले हैं। डायसू देख के ही पागल हो रहा था। कौन है जो उसके साथ ऐसा कर रहा था? अब डायसू एक पेन और नोटबुक उठाता है और उसमें लिखने लगता है उसने अपनी पूरी जिंदगी में कितने दुश्मन बनाए थे और किन किन के दिल में उसने दुख दिया था, क्योंकि इनमें ही कोई होगा जो उसके साथ आज ऐसा कर रहा है। सब कुछ लिखने के बाद वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि जिस दिन वो यहाँ से निकलेगा उसी दिन उसकी दुश्मन की आखिरी दिन होगी, मतलब डायसू उसे मार डालेगा। डायसू गुजरते हुए सालों को याद रखने के लिए अपने हाथ में लाइनें बनाने लगता है। हर एक साल के लिए एक एक लाइन। इनमें ही उसे एक चॉपस्टिक मिलता है जिससे वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है और यही साल महीने दिन पानी की तरह बहने लगते हैं और देखते ही देखते 15 साल बीत जाते हैं। उसने दीवार को लगभग तोड़ ही दिया था और बस एक ही महीने फिर वो यहाँ से आजाद हो जाएगा। उसके चेहरे पे बहुत दिनों बाद हंसी आई थी। तभी कमरे में एक अजीब सी गैस फैल जाती है। डायसू धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। तभी रूम में एक लेडी आती है जो कहती है, अभी तुम होश में नहीं हो। बेल की आवाज सुनते ही तुम्हें होश आ जाएगा और तुम जब अपने सिर को मोड़ोगे तो तुम्हें एक बड़ा सा घास का मैदान दिखाई देगा। और ऐसा ही होता है। लेडी के बेल बजाते ही डायसू को बस घास ही घास दिखाई देता है और उसी मैदान के बीच में हम एक बॉक्स को देखते हैं जिस बॉक्स से डायसू निकलता है। डायसू 15 साल बाद आज आजाद हुआ था। उसे बेहद ही खुशी थी अपनी आजादी पे, लेकिन डायसू को यहाँ ये भी पता था ना ही वो अपने किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के पास जा सकता है, क्योंकि सब उसे उसका बीवी का कातिल समझते थे, मतलब एक फरार मुजरिम। अब वो एक जगह बैठ के सोच रहा था आगे क्या किया जाए। तभी उसके पास एक पागल सा आदमी आता है जो उसे एक वॉलेट और एक मोबाइल थमाता है और डायसू को धमकाते हुए कहता है, मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वो चला जाता है। डायसू वॉलेट को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। अब डायसू एक रेस्टोरेंट में जाता है और खाना ऑर्डर करता है। वहाँ जो वेट्रेस थी उसका नाम था मिडो। मिडो डायसू से पूछती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? ना जाने क्यों आप मुझे इतने पहचाने लग रहे हो। डायसू भी कहता है, हाँ मुझे भी लग रहा है, मैं तुम्हें भी बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। और तभी डायसू का फोन रिंग होता है। डायसू फोन को रिसीव करता है और पूछता है, कौन हो तुम? तुमने मुझे 15 साल क्यों कैद में रखा? फोन की दूसरी तरफ से आवाज आता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? अब डायसू अपने सारे दुश्मनों का नाम बोलने लगता है और वो इंसान कहता है, मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। मैं एक छात्र हूँ जिसने डायसू के जीवन के ऊपर पढ़ा है, उसमें PhD की है। मैं कौन हूँ ये ज्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन मैं क्यों हूँ इसकी ज्यादा अहमियत है। तुम अपनी पूरी जिंदगी को ध्यान से देखो, मैं तुम्हें वहाँ ही मिलूंगा। बस याद रखना, चाहे रेत का कण हो या पत्थर, दोनों पानी में एक समान डूबते हैं। डायसू कहता है, मैं तुझे मार दूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आता है, मैं तुम्हें बहुत ही मिस करता हूँ, जल्दी से आओ मेरे पास। ये बोल के ही वो फोन काट देता है। अब डायसू को खाना दिया जाता है और वो खाते हुए बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो मिडो के घर में था। फिर डायसू मिडो को थैंक यू बोल के जा रहा था। मिडो कहती है, मत जाओ, तुम
मुझे बहुत ही पसंद हो, इसलिए मैंने तुम्हें मेरे घर पे लाया। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। अब डायसू रुक जाता है। अगले दिन डायसू मीडो को रिपोर्टर बना के डायसू के एक रिलेटिव के पास भेजती है अपनी बेटी की खबर लेने, वो कैसी है जानने के लिए। लेडी मीडो को बताती है डायसू की बेटी को एक स्वीडिश कपल ने एडॉप्ट किया है और फिलहाल वो अपनी जिंदगी में बेहद ही खुश है। जब डायसू ने यह सुना वो बेहद ही खुश हुआ। अब डायसू के जीवन में बस एक ही लक्ष्य है जिसने उसे 15 सालों तक बंद रखा, उससे बदला लेना। अब दोनों एक रेस्टोरेंट में मोमो खा रहे थे, तभी डायसू सोचता है अब वो शहर के हर एक रेस्टोरेंट से मोमो खाएगा तो उसे पता लग जाएगा जब वो कैद में था तब उसे कौन से मोमो खिलाए जाते थे, और वो उस टेस्ट को कभी भी भूल नहीं सकता क्योंकि 15 साल तक उसने बस मोमो ही खाए थे। अब डायसू हर एक रेस्टोरेंट से मोमो खाने लगता है और ढूंढते हुए उसे एक दिन वो रेस्टोरेंट मिल भी जाता है। वो डिलीवरी बॉय का पीछा लेता है और डायसू उसका पीछा करते हुए वही जगह आ जाता है जहाँ उसे 15 सालों तक कैद करके रखा गया था। और इस बिल्डिंग का ओनर होता है मिस्टर पार्क। डायसू मिस्टर पार्क से पूछता है बताओ तुम किसके कहने पे मुझे 15 सालों तक कैद किए थे। मिस्टर पार्क कहता है हम हमारी क्लाइंट की डेटा किसी से शेयर नहीं कर सकते। और यही डायसू को गुस्सा आ जाता है और वो पार्क को टॉर्चर करने लगता है। वो हथौड़े से उसका एक एक दांत उखड़ने लगता है। जब मिस्टर पार्क ये पीड़ा सह नहीं पाए तब उन्होंने कहा मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था लेकिन उसे रिकॉर्ड किया था। फिर वो डायसू को रिकॉर्ड टेप देते हैं। अब डायसू वहाँ से निकलता इससे पहले ही उसे मिस्टर पार्क के आदमी घेर लेते हैं। डायसू 15 सालों तक कैद में जो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया था आज वो उसे आजमाता है। वो हर एक को बहुत ही जालिम तरीके से मारने लगता है और सबको मार के जख्मी कर देता है जिसमें वो खुद भी घायल हो जाता है। और वो उसी घायल हालत में चलने लगता है। वो रोड में आ जाता है और वहाँ गिर जाता है। तभी वहाँ एक अच्छा इंसान आ जाता है जो उसे उठाता है और टैक्सी में बिठाता है। डायसू उस इंसान से कहता है आपका बेहद ही धन्यवाद। तभी वो इंसान कहता है अलविदा ओ डायसू। दरअसल डायसू को जिस इंसान ने 15 सालों तक कैद में रखा था वो और कोई नहीं यही व्यक्ति है। जब डायसू का आँख खुलता है तब मीडो ने उसकी मलम पट्टी कर दी थी। अब डायसू उस टेप को सुनता है जहाँ टेप में वो अनजान इंसान कहता है डायसू को 15 सालों तक कैद में रखना होगा। मिस्टर पार्क पूछता है 15 सालों तक इतनी बड़ी सजा किस लिए। वो इंसान कहता है कुछ नहीं, बस डायसू हद से ज्यादा बात ही करता है। अगले दिन वो अपने दोस्त जुआन से मिलने जाता है। जुआन उसे देख बेहद ही खुश होता है। डायसू अब तक की सारी स्टोरी उसे सुनाता है। जुआन उसे सजेस्ट करता है तुम्हें अपने दुश्मन को अपने करीबी दोस्तों में ही ढूंढना चाहिए। अब वो उसे मॉन्स्टर नाम के एक आईडी बना देता है और उसी आईडी से दोनों मीडो का मेल चेक कर रहे थे। तभी एवरग्रीन नाम के एक आईडी से मेल आता है जिसमें लिखा हुआ था तुम्हारे केस को कल ऑटोमेटिकली डिसमिस कर दिया गया है। इसे पढ़ते ही डायसू को मीडो पे शक होता है। वो उसे बांधता है और पूछता है किसने मुझे 15 सालों तक कैद किया और ये एवरग्रीन कौन है। तभी डायसू का फोन आता है। फोन जुआन ने किया था। जुआन बताता है मैंने एवरग्रीन आईडी को ट्रैक किया है और अब एवरग्रीन तुम्हारे ठीक पास के बिल्डिंग में ही है। अब डायसू भागते हुए उस बिल्डिंग में जाता है। वहाँ उससे एवरग्रीन की मुलाकात होती है। एवरग्रीन कहता है चलो आज एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें 5 दिन का वक्त देता हूँ, मतलब 5 जुलाई तक। इसके अंदर तुम पता लगाओ मैंने तुम्हें 15 सालों तक क्यों बंद किया। अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो तो मैं खुद को मार दूंगा और अगर तुम इसमें फेल हुए तो मैं मीडो को मार दूंगा। अब डायसू हथौड़ा लेके उसकी तरफ बढ़ता है उसे टॉर्चर करने के लिए। तभी एवरग्रीन कहता है तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा, तुम मुझे मारो इससे पहले ही मैं खुद को मार दूंगा। मेरे सीने में पेस मेकर लगा हुआ है, मेरा हार्ट बहुत ही कमजोर है और पेस मेकर का रिमोट मेरे पास है, इसे दबाते ही मैं मर जाऊंगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा मैंने तुम्हें 15 सालों तक क्यों कैद किया। और डायसू क्या तुम जानते हो तुम इतने बड़े लापरवाह हो, तुमने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया। क्या पता मीडो के साथ क्या हो रहा होगा। अब डायसू भागने लगता है और वो घर आ जाता है जहाँ मिस्टर पार्क और उसके लोग मीडो को बांध चुके थे। मिस्टर पार्क को बदला चाहिए था। वो उसके दांत उखाड़ने जाते हैं। तभी एवरग्रीन का बॉडीगार्ड मिस्टर हान आ जाते हैं सूटकेस के साथ जिसमें बहुत सारे पैसे थे। वो पार्क को पैसे देते हैं और डायसू को जाने देने बोलते हैं। मिस्टर पार्क पैसा देख के डायसू को छोड़ देते हैं। तभी डायसू कहता है नहीं, मुझसे मुकाबला करो मिस्टर पार्क, मैं तुम्हारे उस गंदे हाथ को काट दूंगा क्योंकि तुमने मीडो को छुआ था।
अब मिस्टर पार्क हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिडो और डाइसू इस जगह को छोड़ के बहुत ही दूर जाने लगते हैं। वो एवरग्रीन के चंगुल से आजाद होना चाहते थे। दोनों एक होटल में रुकते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि 15 साल बाद आज डाइसू एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। उसे खुशी थी, उसके जीवन में मिडो थी। उसे ऐसा कोई मिल गया था जो उसे बहुत ही प्यार करता है। रात को जब दोनों सो रहे थे तभी वहाँ एवरग्रीन आ जाता है और छुपके से एक बॉक्स को रखी जाता है। सुबह जब वो बॉक्स को देखते हैं तो बॉक्स के अंदर मिस्टर पार्क का कटा हुआ हाथ था। अब डाइसू को पता चल जाता है। एवरग्रीन छुपके से उनकी सारी बातें सुनता है, नहीं तो उसे कैसे पता डाइसू मिस्टर पार्क का हाथ काट देना चाहता था। डाइसू एक स्टोर में जाता है और चेक करता है तो उसे उसके जूते में से माइक मिलता है। इसके बाद वो इंटरनेट में एवरग्रीन के नाम से सर्च करते हैं तो उन्हें एक पेज मिलता है, एवरग्रीन ओल्ड बॉय शेंगोंग हाई स्कूल एलुमनी होम पेज। और ये वही स्कूल है जहाँ डाइसू बचपन में पढ़ा करता था। अब वो ओल्ड बॉय स्कूल में जाता है और उसके बैच के पुराने डेटा चेक करता है तो उसे पता चलता है जिसने उसे 15 सालों तक बंद किया एवरग्रीन और कोई नहीं, उसका ही क्लासमेट लियोजिन है। अब डाइसू जुआन को फोन करता है और कहता है, क्या तुम किसी लियोजिन को जानते हो? वो कहता है नहीं। अब डाइसू पूछता है, क्या तुम किसी ली सुहा को जानते हो? जुआन कहता है हाँ, लेकिन उसकी तो बहुत ही पहले मौत हो गई थी, उसने पानी में डूब के सुसाइड किया था। डाइसू पूछता है वो कैसी लड़की थी? जुआन कहता है वो बहुत ही गंदी लड़की थी, सड़क छाप लड़की थी, उसकी कैरेक्टर बहुत ही खराब थे, उसके संबंध क्लास के हर एक लड़के के साथ थी और उनकी सारी बातों को एवरग्रीन मतलब लियोजिन पास के ही कंप्यूटर में बैठ के सुन रहा था। उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो जाके जुआन को मारने लगता है और मार मार के मार ही डालता है और फिर डाइसू से कहता है, डाइसू मेरी बहन कोई सड़क छाप या गंदी कैरेक्टरलेस लड़की नहीं थी, ये बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी। अब डाइसू मिडो को मिस्टर पार्क के पास छोड़ता है और मिस्टर पार्क भी मिडो को वहां रखने के लिए राजी हो जाते हैं और डाइसू से दोस्ती करता है, क्योंकि लियोजिन ने पार्क का हाथ काटा था और इसीलिए अब मिस्टर पार्क भी लियोजिन से बदला लेना चाहता है। अब डाइसू सोचता है आखिरकार लियोजिन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो बहुत ही ध्यान से सोचने लगता है और यही से मूवी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ डाइसू बहुत ही शरारती लड़का था और एक दिन वो लियोजिन और उसकी बहन को इंटीमेट होते हुए देख लेता है और इस बात को वो अपने एक दोस्त को बताता है और उसे वार्न भी करता है, तुम किसी से इस बात का जिक्र भी मत करना। लेकिन वो लड़का इतना बदमाश था, वो सबको बता देता है और पूरी स्कूल में ये बातें फैल जाती है और लिसुआ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने सुसाइड कर ली। अगर ठीक से देखा जाए तो डाइसू का जुर्म ज्यादा बड़ा नहीं था, उसने अपने दोस्त को भी वार्न किया था किसी को कुछ ना बताने के लिए, लेकिन लियोजिन इस बात पे बिलीव रखता है, चाहे रेत का कण हो या पत्थर, पानी में दोनों एक समान डूबते हैं, मतलब दुख ज्यादा हो या कम लेकिन पीड़ा एक समान देती है। डाइसू मिडो को सब बताता है। मिडो कहती है, देखो तुमने पता लगा लिया है लियोजिन ने तुम्हें इतने साल क्यों बंद किया था, तुम एक काम कर सकते हो, तुम इस बदले की बात को छोड़ दो, हम दोनों दूर कहीं चले जाएंगे, एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। लेकिन डाइसू कहता है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, बदला लेना अब मेरा एक हिस्सा बन चुका है। इसके बाद वो लियोजिन के पास जाता है। लियोजिन कहता है, आखिरकार तुम्हें सब कुछ याद आ ही गया। डाइसू कहता है, मेरी मेमोरी मिटा के मुझे सब कुछ याद करने बोलना ये सही नहीं था, मैं जीता, अब मर के दिखाओ। लियोजिन कहता है, क्या लगता है तुम्हें हिप्नोटाइज किया गया था इसलिए तुम सब भूल गए? क्या तुम सच में जानना चाहते हो तुम्हें वो सारी बातें क्यों याद नहीं? मैं बताता हूँ। क्या तुम जानते हो तुम्हारी रूमर इतना फैल गई थी, लोग ये भी कहने लगे थे सुहा प्रेग्नेंट है, उसके पीरियड बंद हो गए और बेचारी ने उस रूमर पे भरोसा किया। तभी डाइसू कहता है, तो इसी कारण से तूने अपनी बहन को मार डाला, जब सबने कहा उसके पेट में तेरा बच्चा है तो उसे सहन नहीं हुआ ना, इसीलिए तूने उसे मार डाला। यहाँ लियोजिन कहता है, और ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ बस ध्यान लगा के सुनना। क्या तुमने कभी पोस्ट हिप्नोसिस के बारे में सुना है? इसके द्वारा तुम किसी के दिमाग में कुछ भी डाल सकते हो और वो इंसान वैसा ही बिहेव करने लगता है। हमने तुम्हें और मीरो को पोस्ट हिप्नोसिस किया, तुम्हें रेस्टोरेंट जाना था छूटने के ठीक बाद और धीरे धीरे तुम्हें एक दूसरे के प्यार में पड़ना था। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये नहीं थी,
तुम सही जवाब नहीं दे पाए। अगर तुम सवाल ही गलत पूछोगे तो महज तुम्हें सही जवाब कैसे मिलेगा। तो सवाल ये नहीं था वो जिन ने मुझे 15 सालों तक क्यों कैद में रखा, बल्कि सवाल ये था वो जिन ने मुझे 15 साल बाद क्यों छोड़ा। अब लियो जिन उसे बॉक्स देता है जिसमें डायसू के फैमिली एल्बम थे। डायसू उस एल्बम को देख रहा था। उसकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और जब आखिर तक वो आता है तो उसे पता लगता है उसकी बेटी और कोई नहीं मिडो है, जिससे डायसू बहुत ही प्यार करता है, जिसके साथ डायसू के शारीरिक संबंध है। वहाँ एक छोटा सा कोट भी लिखा हुआ था, जब आप हंसते हो पूरी दुनिया आपके साथ हंसती है, लेकिन जब आप रोते हो आपको अकेला ही रोना पड़ता है। मतलब सुख के भागीदार तो हर कोई होता है, जिनके साथ आप बैठते हो, हंसते हो, अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, लेकिन जब आपके जीवन में दुखों के छाए आएंगे तब आप किसी को भी नहीं पाओगे। आपके आंखों में आंसू तो होंगे लेकिन उसे पोंछने वाला कोई भी नहीं होगा। अब डायसू बेहद ही गुस्सा हो जाता है। वो बस वूजिन को मार डालना चाहता था। वो उसे मारने जाता है लेकिन बीच में बॉडीगार्ड आ जाता है जो डायसू को बहुत ही मारने लगता है। डायसू उसके कान में कांची घुसा देता है। मिस्टर हान को बेहद ही गुस्सा आ जाता है। वो डायसू को मार डालने वाले थे। लियोजिन कहता है उसे छोड़ देने के लिए, लेकिन हान को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए लियोजिन उसे मार डालता है। डायसू पूछता है क्या मीडो को कुछ भी पता है? वूजिन कहता है तुमने मीडो को पार्क के पास क्यों छुपाया? तुमने क्या सोचा मैंने उसके हाथ काटे इसलिए वो मेरे खिलाफ हो जाएगा? मैंने उसके हाथ काटे थे इसलिए उसे बहुत सारे पैसे दिए, उसे नया बिल्डिंग, नया जेल दिया। अब डायसू मीडो को फोन करता है। मीडो बताती है उसके सामने एक बॉक्स है। डायसू कहता है मीडो उस बॉक्स को मत खोलना तो बहुत ही बुरा होगा, प्लीज उस बॉक्स को मत खोलना, बस मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ जाऊंगा। अब वो फोन को काटता है और वूजिन के सामने सिर झुका के बैठ जाता है और कहता है वूजिन मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो, मैं ही वो पापी हूँ जिसकी वजह से सुहा ने जान दी। वूजिन मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, जिंदगी भर में तुम्हारा कुत्ता बन के रहूंगा, बस मीडो को कुछ पता मत चले देना, उस बॉक्स को वहाँ से हटा लो प्लीज। वूजिन तुमने ठीक कहा था, मैं बहुत ही ज्यादा बोलता हूँ। अब वो कैंची उठाता है और अपने जवान को ही काट देता है, लेकिन ये सब कुछ देख के वूजिन को कुछ भी नहीं हो रहा था, उसे हंसी आ रही थी। जब उसका मन गलता है तब वो पार्क को फोन करके उस बॉक्स को हटा देता है। फिर वो डायसू के कान में कहता है मेरे लिए अब जीवन में कोई भी मकसद नहीं रहा, और पेस मेकर के रिमोट को उसे दे देता है। डायसू रिमोट को दबाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये भी एक झूठ था। अब वो लिफ्ट में जाता है और डायसू को एक सलाह देता है, सब कुछ जाने के बावजूद भी मैं और सुहा एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे, तुम भी मीरो से बहुत ही प्यार कर सकते हो। अब लिफ्ट के अंदर वूजिन दर्द से तड़प रहा था। उसे वो मंजर याद आता है जब सुहा मर रही थी। गए थे दोनों एक साथ सुसाइड करने, लेकिन वूजिन में इतनी हिम्मत तब नहीं थी, बस सुहा ही मरी थी। और आज वूजिन ने डायसू से बदला भी ले लिया है और उसके पास कोई भी मकसद नहीं है जिसके लिए वो आगे जीता, इसलिए वो खुद को ही मार डालता है। अब दिखाया जाता है डायसू हिप्नोसिस करने वाली लेडी के साथ बैठा था। डायसू उसकी सारी मेमोरी, सारी यादें मिटा देने बोलता है ताकि वो सब भूल जाए। मिडो उसकी लवर नहीं बेटी है। लेडी उस पे हिप्नोसिस भी करती है। अगले ही सीन में डायसू के पास मिडो आती है जो उसे सीने से लगा लेती है और उसे आई लव यू भी बोलती है, जिससे डायसू हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था वो सब कुछ भूल गया है, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी में भी दर्द झलकता है, मतलब वो कुछ भी नहीं भूला। मिडो और उसके बीच जो संपर्क है ये कितना गलत है ये डायसू जानता है और ये वो किसी को इसलिए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होने के बावजूद भी गम झलकता है और वो मन का पीड़ा मन में ही दबा के रखता था। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। Thank you for watching.